स्टूडेंट्स, अब मैंने अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की डेफिनेशंस, फार्मूला, यूनिट और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में रिलेशन पढ़ाया था। आज मैं मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स, ऐसा न्यूमेरिकल बता रही हूँ मैं आपको जिसमें मैंने आपको जो जितने भी रिलेशंस पढ़ाए हैं, डेफिनेशन, फार्मूले पढ़ाए हैं, वो सारे के सारे इस न्यूमेरिकल में आपके कवर हो जाएंगे। न्यूमेरिकल है आपका कि आपने 0.5 n सॉल्ट सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी 0.5 n है, उसको आपने एक सेल में फिल किया है। उस सेल में यूज होने वाले इलेक्ट्रोड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं। उन इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका रेजिस्टेंस 25 ओम है। उस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कितना है? 25 ओम है और इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। कितना इसका डिस्टेंस? 20 सेंटीमीटर है। तो आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है। अब आप सबको पता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फार्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। ये लैम्डा इक्विवेलेंट कैलकुलेट, लेकिन हमारे पास यहाँ कप्पा कहीं नहीं है। तो मैंने आपको रिलेशन पढ़ाया था कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए, 1/r इंटू एल अपॉन ए। ये मैं आपको रिलेशन पढ़ाया था। यहाँ पर ये जो कप्पा है वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, इसको कई बार कंडक्टेंस भी कहा जाता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, कंडक्टिविटी भी कहते हैं। यानी कंडक्टिविटी मिले या कंडक्टेंस मिले मीन्स आपको कप्पा दिया हुआ है, और नहीं हो तो आप यूनिट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कप्पा की जो यूनिट होती है वो ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स होती है, तो उससे आप कप्पा को पहचान सकते हैं। यहाँ मुझे कप्पा निकालना है तो 1 अपॉन में रेजिस्टेंस मुझे दिया हुआ है यहाँ पर 25 ओम, तो 1/25 इंटू लेंथ दे रखी है 20 ओम, 20 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है आपका 4। ओके, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, यानी ये हो गया आपका 1/5 यानी 0.2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये जो है आपकी कप्पा की वैल्यू आ गई। क्या गई आपकी कप्पा की वैल्यू? 0.2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। हमें क्या कैलकुलेट करना है? मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा एम इक्वल लैम्डा इक्वी इज इक्वल टू क्या होगा? मैं यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्यों ले रही हूँ? क्योंकि मुझे नॉर्मल सॉल्यूशन दिया है और नॉर्मलिटी के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ली जाती है। तो लैम्डा इक्वल टू जाएगा कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एन। कप्पा की वैल्यू जो आई है वो 0.2 है इंटू 1000 डिवाइडेड बाय आपकी नॉर्मलिटी कितनी दी हुई है? 0.5। तो यहाँ से डेसिमल से हम डेसिमल क्या करेंगे? कैंसल। 5 2 जा 10 और डबल 0 हो जाएगा यानी 400 ओम। तो ये जो आपका लैम्डा इक्वी आया है ये हो जाएगा 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। ये मोलर कंडक्टिविटी की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने आपको दो रिलेशन पढ़ाए, एक तो कप्पा और रेजिस्टेंस और सेल कांस्टेंट के बीच का रिलेशन से हमने कप्पा फाइंड करा। कप्पा की वैल्यू को हमने लैम्डा इक्विवेलेंट में पुट करा तो हमको लैम्डा इक्विवेलेंट कितनी मिली? 400 मिली। अब हमको इससे क्या निकालना है? मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। अब यहाँ पर आपको सॉल्ट सॉल्यूशन बोला है, मेंशन नहीं किया, तो हमारा जनरल सॉल्ट क्या रहता है? NaCl रहता है। क्या रहता है? NaCl। तो जब NaCl आयंस में डिसोसिएट होगा तो Na पॉजिटिव बनाएगा और Cl नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज ऑन केटायन कितना है? 1 है, यानी Z की वैल्यू क्या? 1 है। तो मैंने आपको बताया था लैम्डा m इक्वल टू होता है लैम्डा इक्वी इंटू Z। अब लैम्डा इक्वी की वैल्यू कितनी आई है? 400। तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी मोलर कंडक्टिविटी भी 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगी। तो इस तरह से कप्पा नहीं दिया हो तो कप्पा कैलकुलेट करके उसमें लैम्डा इक्वी की वैल्यू में पुट कर दो। अगर लैम्डा इक्वी की जगह लैम्डा एम दिया तो उसमें पुट कर दो और फिर आप लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा इक्वी इंटू जेड लगाकर आप उसको एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो था न्यूमेरिकल वो था बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी पर। अब आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। जो अगला टॉपिक मैं यहाँ पर ले रही हूँ वो है इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन
effect of dilution on conductivity means kappa and molar conductivity means lambda m. डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी की मात्रा बढ़ाना, सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ाना, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। तो कंडक्टिविटी मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा और मोलर कंडक्टिविटी पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने आपको कप्पा की दो डेफिनेशन बताई थी। रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कप्पा। रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कप्पा। कप्पा इज इक्वल टू होता है 1/ρ, है ना, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। इसके अलावा एक मैंने आपको कप्पा की डेफिनेशन और पढ़ाई थी कि अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर रखते हैं और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यानी पर क्यूबिक सेंटीमीटर में, कितने क्यूबिक सेंटीमीटर में, पर क्यूबिक सेंटीमीटर में, सपोज अपन मान लें पर क्यूबिक सेंटीमीटर इतना है, पर क्यूबिक सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 मिलीलीटर इतना वॉल्यूम है। इसमें जितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे, यानी 1 मिलीलीटर ऑफ वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे और वो आयन जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे वो उसका कंडक्टिविटी कहलाएगा, मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहलाएगा। पर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, पर क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होते हैं उनकी कंडक्टिंग पावर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की डेफिनेशन एक बार और बता रही हूं मैं, पर क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन में, आपको बता दूं 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 सीसी भी बोलते हैं और 1 ml भी बोलते हैं। तो 1 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होते हैं और वो आयन जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो उसका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कप्पा कहलाता है। अब मैं आपको यहाँ पर क्या पढ़ा रही हूँ, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। अब आपने ये सेल तैयार करके रख दिया, सपोज आपने इसमें 1 m का सॉल्यूशन भरा, 1 मोलरिटी का सॉल्यूशन फिल करा और मैंने इसमें पानी मिला दिया। जब मैं पानी मिलाऊंगी तो आयंस की मोबिलिटी यानी माइग्रेशन ऑफ आयंस, मूवमेंट ऑफ आयंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। तो पर क्यूबिक सेंटीमीटर में जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो इधर उधर मूव कर देंगे, मूव हो जाएंगे। इसका मतलब पर क्यूबिक सेंटीमीटर में वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो पर क्यूबिक सेंटीमीटर में जब नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एक बार फिर मैं आपको समझा रही हूँ कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भरे हुए सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देते हैं तो पर क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं उनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है, मोबिलिटी यानी मूवमेंट उनकी बढ़ जाती है, माइग्रेशन हो जाता है, वो अपने प्लेस से ज्यादा मूव होने लगते हैं। तो पर क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जब नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो उनका कंडक्टिंग पावर भी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है ना। डाइल्यूशन बढ़ाने पर, डाइल्यूशन को जब आप इंक्रीज करोगे तो कप्पा जो है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि पर क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं डाइल्यूशन बढ़ाने पर, क्योंकि आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाती है, मूवमेंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, वहां से आयन दूसरी जगह माइग्रेट हो जाते हैं। तो इसको हम जो है डाइल्यूशन बढ़ाने पर कप्पा जो होता है वो डिक्रीज होता है। अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट किसके ऊपर, मोलर कंडक्टिविटी पर। मोलर कंडक्टिविटी पर हम बहुत अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि हम लोग हमारे घर में जैसे सपोज 4 मेंबर की फैमिली हमारे घर में, मम्मी पापा और भाई बहन, ओके। हमारे घर में डेली के हिसाब से जो बैलेंस डाइट का खाना बनता है, दाल चावल सब्जी रोटी, तो दाल की जो कंसिस्टेंसी रहती है
वो अलग, उसका अलग ही स्टैंडर्ड रहता है, उसकी अलग ही बात होती है, क्योंकि हम सिर्फ 4 लोगों को खाना रहता है। लेकिन जब सपोज हम लंच टाइम पर बैठे खाना खा रहे हैं, दाल वगैरह, वैसे में कोई गेस्ट 2-3 गेस्ट आ जाते हैं और हम उनको लंच ऑफर करते हैं कि आप लंच करो, और यस कर देते हैं। तो हम मम्मी क्या करती है, दाल कम रहती है तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि अपन थोड़ा सा पानी मिलाकर दाल को क्या कर लेते हैं, पतली कर लेते हैं। तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर क्या हुआ कि जो दाल दिख रही थी वो दाल भी क्या हो जाती है, पूरी तरह से आयंस में क्या हो जाती है, डिसोसिएट हो जाती है, और हमको सिर्फ दाल का पानी पानी क्या होता है, नजर आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो जो इलेक्ट्रोलाइट गिवन वॉल्यूम में डिसॉल्व नहीं हुआ था, आपने गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया था, गिवन वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व नहीं हुआ था, डाइल्यूशन बढ़ाने पर वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। और वो जब डिसॉल्व होगा तो नंबर ऑफ आयंस की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टिंग पावर क्या होगा, बढ़ेगा, और कंडक्टिंग पावर बढ़ेगा यानी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मैं आपको फिर एक बार बता रही हूँ कि मोलर कंडक्टिविटी का क्या करना है अपने को, कि जब हम 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं और जितने नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, वो उसकी क्या कहलाती है, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। लेकिन अगर आप उसी सॉल्यूशन के अंदर और वाटर मिला देते हो या कोई सॉल्वेंट मिला देते हो तो जो इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं हुए थे वो भी डिसोसिएट हो जाते हैं, क्योंकि डाइल्यूशन बढ़ाने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, डिसोसिएशन की एक्सटेंट क्या होता है, बढ़ता है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट नहीं डिसोसिएट होता वो भी क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, उससे सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस की मात्रा बढ़ जाएगी। वो किसी भी सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है वो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। ग्रेटर इज द नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन देन ग्रेटर विल बी द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ आयंस जब बढ़ेंगे तो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी ओवरऑल मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर जब हम डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होता है, क्योंकि पर क्यूबिक सेंटीमीटर में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाते हैं। लेकिन ओवरऑल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि जो डिसोसिएट नहीं हुए थे वो भी डिसोसिएट हो जाएंगे और उसके कारण नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर लैम्बडा एम जो होता है वो इंक्रीज होता है, यानी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। बोर्ड एग्जाम्स में एमसीक्यू पैटर्न में या फिलअप्स में इस तरह से पूछा जाता है, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डैश, मोलर कंडक्टिविटी डैश। तो हमको क्या भरना है, ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन, डाइल्यूशन बढ़ाने पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होता है और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ये 1 नंबर में फिलअप आता है आपका। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, कप्पा क्या होगा, डिक्रीज होगा, और मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये था इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द conductivity and molar conductivity. Now come to the next topic of the chapter, that is electrolytes. What do you mean by electrolytes? Electrolytes क्या होते हैं? Electrolytes. What do you mean by electrolytes? Electrolytes क्या होते हैं? इधर ध्यान दीजिएगा। जो NaCl सॉलिड NaCl होता है, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, बट व्हेनेवर वी मेल्ट इट और डिसॉल्व इन वाटर, सॉलिड NaCl सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, बट जब हम उस NaCl को मेल्ट करते हैं या उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देता है। कारण क्या है, सॉलिड NaCl में जो आयंस होते हैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन, दे आर नॉट फ्री टू मूव, है ना, मूव होने के लिए फ्री नहीं होते, बिकॉज दे आर क्लोजली पैक्ड, बहुत एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड रहते हैं। लेकिन जब आप उनको मेल्ट करते हो तो उनके बीच की बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है और वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, दे आर एबल टू मूव, और वो मूव होने लायक हो जाते हैं। या उनको आप पानी में डाल देते हो तो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लायक हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज सब्सटेंसेज which do not conduct electricity in their solid state but conduct in their molten state or in their aqueous solution. ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं लेकिन अपनी मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस को या ऐसे सब्सटेंसेस को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ द 2 टाइप्स, 2 प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और दूसरा होता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा होता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स।
नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट? जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो एंड इट गेट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयन, जितना आपने डाला है, जितना भी इलेक्ट्रोलाइट आपने वाटर में डिसॉल्व किया है, वो पूरा की पूरा इलेक्ट्रोलाइट आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, तो हम उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl है, जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा। KCl, जब आप इसको डालोगे वाटर के अंदर तो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो मैंने सिंगल एरो पुट किया है। व्हाट डज इट इंडिकेट? ये इंडिकेट करता है कि ये जो भी सॉल्ट आपने या इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया है, ये कंप्लीटली आयंस में क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया है। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच गेट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयंस इन देयर एक्वा सॉल्यूशन, सो दे आर नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वीक इलेक्ट्रोलाइट? जैसे आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, वो थोड़ा बहुत वाटर में डिसॉल्व हो गया, बाकी कैसा है, अनडिसोसिएटेड है। वो थोड़ा बहुत वाटर के अंदर डिसोसिएट हो गया, बाकी अनडिसोसिएटेड फॉर्म में, मतलब कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एसिटिक एसिड लिया CH3COOH, तो ये इट विल डिसोसिएट इनटू CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव में, ये CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव में। यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने डबल एरो लगाया हुआ है, रिवर्सिबल का साइन लगाया हुआ है, मतलब ये इंडिकेट करता है कि ये जो सब्सटेंस आपने डिसॉल्व करा है, ये कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा, ये पार्शियली डिसोसिएट होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। अब अगर मैंने कोई सॉल्यूशन तैयार किया और उसमें मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला, तो उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी जितना मैं एक्सपेक्ट करूंगी उतनी ही आएगी। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो जितना मैं लेकर उसको डिसॉल्व करूंगी, पूरा की पूरा आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, तो उसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा बनेंगे ना, उसका कंडक्टिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी हो, चाहे वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो, चाहे कप्पा हो, हम जो भी सोचते हैं वो हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही आता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएट होने की टेंडेंसी रखता है। जहां पर वरी की जो बात है, चिंता करने वाली बात जो, वो किस केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। अगर आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट दे दिया गया और आपसे को बोला गया है कि इससे आप एक सेल तैयार करो जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए, तो वहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये हो जाता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब ये कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस कम बनेंगे, यानी इसके सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। आ रही बात समझ में? वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी हमेशा एक्सपेक्टेशन से, उम्मीद से हमेशा कम आती है। कारण क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है, उसकी वजह से उसके सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, कम होते हैं, और जब नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिंग पावर हमेशा क्या होता है, कम होता है, यानी उसके सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करो, तो हम ऐसा क्या करें कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो इसी चीज को स्टडी करने के लिए कोलरॉश नाम का साइंटिस्ट था, कोलरॉश, इसको प्रोनाउंस करना बहुत प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं आपको हिंदी में भी लिख दे रही हूँ। इसको कोलरॉश लॉ कहते हैं, कोलरॉश लॉ, कोलरॉश लॉ, इसका प्रोनाउंसिएशन कोलरॉश है। ओके, कोलरॉश लॉ ने वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए किस तरह से इंक्रीज किया जाए, एक एफर्ट किया, और उस एफर्ट को उसने कोलरॉश लॉ नाम दिया। स्टूडेंट्स, इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कोलरॉश लॉ क्या था उसके ऊपर आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।